नमस्कार साथियों, अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं सुधांशु तिवारी फिर से आपके लिए लेकर आया हूं आज के करंट अफेयर का कार्यक्रम, जहां पे हम 24 घंटे में घटित घटनाओं और कुछ ऐसे तथ्यों जो कि करंट के लिए रिलेवेंट है, खास करके यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्जाम्स के लिए हम लोग उनके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अद्वैत आईएएस के इस शानदार कार्यक्रम का, जिसका नाम है अभ्यास कार्यक्रम, जिसमें अद्वैत आईएएस आपके लिए लाया है कंप्लीट जनरल स्टडी फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, और साथ ही साथ में आपको करंट का भी पूरा मैटर आपको दिया जाएगा। और ये पूरा एक साल का जो अभ्यास कार्यक्रम है, इसमें आप सभी को कंप्लीट जीएस और करंट अफेयर दिया जाएगा, जिससे आप हमारे साथ जुड़ने के साथ ही आप सभी लोग यूपीएससी का एक बेहतर प्रिपरेशन कर सकें, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च करके बड़ी बड़ी कोचिंगों में जो पैसे आप देते हैं, आप वो ही लेवल का प्रिपरेशन या फिर उससे अच्छे लेवल का प्रिपरेशन आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। मैं सुधांशु तिवारी, मैंने खुद 2 बार इंटरव्यू दिए हुआ है, और साथ ही साथ में मैं पिछले 8 वर्षों से अलग अलग यूपीएससी की तैयारी कराने वाले संस्थाओं से जुड़ा रहा हूं। लेकिन मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया हूं, लेकिन इसका फीस है आपकी सफलता। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस खूबसूरत से सफर को, जहां पे जो हमने कल का जो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दिया है। तो कहीं न कहीं से आप देखेंगे CMS-3 ये अभी तक का भारत का छोड़ा गया सबसे भारी उपग्रह है, जिसे हमने LVM-3, ठीक है, LVM-3M5 के जरिए हमने इसको छोड़ा है। तो ये कैसा उपग्रह है? तो बेसिकली ये एक संचार उपग्रह है, जो कि कहीं न कहीं से कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में स्थापित होकर के भारत के तमाम क्षेत्रों में, और साथ ही साथ में भारत और आसपास के ऐसे क्षेत्र जो देश भारत से उपग्रही कार्यक्रमों में मदद लेना चाहते थे, उन सभी देशों के लिए एक संचार उपग्रह के रूप में इसको प्रतिस्थापित किया गया है। तो 4000 किलोग्राम का वजनी यह उपग्रह अब तक का भारत का सबसे भारी उपग्रह संचार उपग्रह है, जिसके जरिए खास करके नौसेना को समुद्र में बेहतर संचार सुविधा और समुद्री क्षेत्र की निगरानी पर विशेष बल मिलेगा। इस उपग्रह में कई देशों के विकसित अत्यधिक आधुनिक तकनीक के उपकरण लगाए गए हैं, जो भारत की जो नौसेना है उसके संचालन क्षमता को मजबूत बनाएगा। ये आप देखेंगे। तो ये आवश्यक क्यों था? तो आप देखेंगे कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, वहां पर लगातार जो है चाइनीज एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, और खास करके आप देखेंगे तो हिंद महासागर के क्षेत्र में चाइनीज के साथ साथ अब कहीं न कहीं अमेरिकी उपस्थिति भी, डियागो गार्सिया के माध्यम से, जो ब्रिटेन का एक सैन्य बेस था जिसको अब अमेरिका ने एक्वायर कर लिया है हिंद महासागर में। और तो ये सारे देशों के जो एक्टिविटी बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ रही है, और विशेष तौर पे जो भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहां पे जो चाइनीज वेसल्स का आना, हम जब भी जो है कहते हैं, नोटम जारी करते हैं, तो हम कहते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए हमको कुछ रॉकेट वगैरह प्रक्षेपित करना है, तो हम जैसे नोटम जारी करते हैं कि इधर कोई ना आए, इधर हम जो है अपना जो है फाइटर जेट या फिर जो है हम अपना रॉकेट प्रक्षेपित करेंगे, वैसे ही चाइना का जो है टोही जो सबमरीन है या टोही जो नाव है, वो वेसल्स है, वो आके वहां पे खड़ी हो जाती है। इस बार तो हमने देखा था, जैसे ही हमने अभी 10 दिन पहले जो नोटम जारी किया था, चाइना के साथ साथ अमेरिका का भी वेसल्स आके वहां पे खड़ा हो गया था। तो कहीं न कहीं से ये भारत के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को चैलेंज है। तो इसके लिए भारत को चाहिए कि इस क्षेत्र में प्रॉपर निगरानी बना कर रखे, जिससे वो अपने समुद्री सीमाओं का बेहतर तरीके से क्या कह सकते हैं, निगरानी कर सके। और इन्हीं सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये उपग्रह
प्रक्षेपित किया गया। अभी तक अगर भारत को ऐसा कोई उपग्रह लॉन्च करना होता था इतने वजन का, तो हम किसी विदेशी प्रक्षेपण यान को अप्रोच करते थे, किसी देश को अप्रोच करते थे, उसको पैसा देते थे और हम लोग उसे प्रक्षेपित करवाते थे। लेकिन ये जान लीजिए कि जो इसरो है, इसरो का कार्यक्रम वन ऑफ द चीपेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम होता है दुनिया के लिए। ठीक है, तो जब एक चीपेस्ट प्रोग्राम, एक बेस्ट प्रोग्राम को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, तो हम लोग दूसरे को पैसा क्यों दे? तो इसी उद्देश्य से ये चीजें लाई गई। ठीक है, अब आते हैं आज के दूसरे मुद्दे पर, तो लघु वित्तीय बैंक। तो आरबीआई ने जन लघु वित्तीय बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित करने का आदेश को एसएफबी के लिए वर्ष 2024 के दिशा निर्देश के तहत उल्लिखित पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करने का हवाला देते हुए वापस ले लिया। इसका मतलब क्या है? जो लघु वित्तीय बैंक, लघु वित्तीय बैंक क्या है? जो वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने के लिए हमने छोटे छोटे निजी संस्थाओं को, छोटे किसानों को, सूक्ष्म उद्योग और अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमियों को हमने जो उनकी जो छोटी छोटी जमाएं हैं उनको ग्रहण करने और साथ ही साथ में उनको लोन देने, उनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की जो हम वो कर रहे थे, क्या कह सकते हैं, जो प्रयास कर रहे थे। और इसके लिए जो आप देखेंगे कि 2009 में जो रघुराम राजन समिति गठित हुई थी, जिसकी रिपोर्ट थी 100 स्मॉल स्टेप्स, जिसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। उसी के आधार पे हमने जो 2014-15 का बजट, केंद्रीय बजट था, उसमें हमने जो है इसको घोषित किया था। और हमारा जो उद्देश्य था कि वो हम देश के आखिरी व्यक्ति तक, देश के आखिरी व्यक्ति को भी हम बैंकिंग सिस्टम से जोड़े, उनके उसमें जो है जमा करने की जो वो क्या कह सकते हैं टेंडेंसी है वो बढ़ाएं, उनकी बचतों को हम मोबिलाइज कर सके। और साथ ही साथ में हम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो काफी बड़े ब्याज पर लोन देते थे, ऐसे को हम लोग क्या करें, काउंटर कर सकें। ऐसी चीजों को हम लोग काउंटर करके और साथ ही साथ में हम ऐसे किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बेहतर ढंग से लोन प्रदान कर सके। इसी उद्देश्य से हमने लघु वित्तीय बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कॉन्सेप्ट था वो लाया था। अगर इसकी पात्रता की बात करें तो जिस पात्रता को ये पूरा नहीं कर पाए, तो वो पात्रता क्या था कि 10 वर्षों का बैंकिंग और वित्तीय अनुभव वाले व्यक्ति, जो कि निवासियों के स्वामित्व वाली एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर लोकल एरिया बैंक में परिवर्तित हो सकते हैं। और इनको हम क्या करेंगे कि पात्रता के क्षेत्र में डालेंगे। ठीक है, अब कहा गया कि जो अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक लाना है, तो शहरी क्षेत्र में अगर आपको वो करना है, तो आपके लिए 100 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, बाद में कहा गया कि 200 करोड़ रुपए आपके पास में प्रारंभिक पूंजी होनी चाहिए, तभी आप ऐसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में कहा गया कि आप अगर कुछ वो कर रहे हैं, किसी का प्रमोशन ले रहे हैं, तो ऐसे प्रमोटर्स का जो योगदान है 200 करोड़ में, वो 200 करोड़ में 40% का ही योगदान होना चाहिए। यानी अगर आप माइक्रो फाइनेंसिंग जो है कोई वो कर रहे हैं, स्मॉल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट ला रहे हैं, तो आप किसी का अगर किसी को वो दे रहे, उसका शेयर दे रहे हैं, तो उसका शेयर 40% से अधिक नहीं होना चाहिए प्रारंभ में, और बकिया 60% आपका होना चाहिए। और 12 वर्ष में आप ये जो 40% इसे घटा करके 26% बढ़ लाएंगे, यानी आपका शेयर धीरे धीरे बढ़ेगा और जो प्रमोटर है उसका शेयर धीरे धीरे कम होना चाहिए। ठीक है,
ये चीजें हैं, तो इसको पूरा नहीं कर पाए। जैसा आप ये जानते हैं कि अगर भारत की बात करें तो भारत में किसी भी बैंकिंग की जो है चीजों को लेकर के, देखिए बैंकिंग को लेकर के कोई भी निर्णय लेने का जो सबसे बड़ा या अंतिम जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, जो अंतिम लक्ष्य निर्धारित करने वाला होता है, जो बैंकिंग सिस्टम का सर्वोपरि शीर्ष संस्था है, वो है आरबीआई। ठीक है, और आरबीआई इसीलिए कहते हैं कि ये बैंकों का बैंक है। क्या है बेटा? तो ये है बैंकों का बैंक। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत इसका अधिकार है पर्यवेक्षण करना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो क्या कह सकते हैं, जो एनबीएफसीज हैं, उन्होंने इनकी क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं किया। इसलिए जल्दी ही आप सुनेंगे कि जो एनबीएफसी है या उसमें जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए नई गाइडलाइन आई जाएंगी, या फिर उन्हें मर्ज करने के लिए भी कोई गाइडलाइन जल्दी ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न आया था 2017 में कि भारत में लघु वित्तीय बैंक स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो लघु व्यवसायिक इकाइयों को ऋण प्रदान करना बिल्कुल है। लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण उपलब्ध कराना बिल्कुल है। युवा उद्यमियों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं। इसके लिए आप देखेंगे कि मुद्रा वगैरह योजना है, तो वो कॉमर्शियल बैंक करती है, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक नहीं करती है। तो 2 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं कि भारत को उसका नया जो मुख्य न्यायाधीश है, जो कि 53वें न्यायाधीश हैं, वो मिले हैं। इनका नाम है न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई। ठीक है, तो भूषण राम कृष्ण गवई जो कि 52वें न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी स्थान पर न्यायमूर्ति कृष्ण सूर्यकांत को भारत का 53वां क्या बनाया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नियुक्ति कौन करता है? तो संविधान के आर्टिकल 124 के 2 के तहत केंद्रीय विधि मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नियुक्ति की जाती है। अब भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? तो नियुक्ति अभी आपने कहा था कौन करता है? तो भारत के विधि और न्याय मंत्रालय के जो खास करके आप देखेंगे कि जो न्याय विभाग है उसके द्वारा राष्ट्रपति को एक वो प्रपोजल भेजा जाएगा, राष्ट्रपति उसे स्वीकृत कर लेगा और उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, कैसे होता है? तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का एक परंपरा है, हालांकि ये परंपरा 2-3 बार वायलेट भी हुई है। एक परंपरा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जिस समय पर पिछला सीजीआई रिटायर हो रहा है, उस समय पर जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ठीक है, और अगर आप कहें कि सीजीआई की जो ये जो नियुक्ति है, क्या यह कोई कानून है? नहीं, ये परंपरा है। तो अब योग्यता क्या है? तो योग्यता वही है कि उच्चतम न्यायालय में आपको क्या है, सबसे वरिष्ठ होना पड़ेगा, या फिर आप उच्चतम न्यायालय में कार्यरत हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक सेवा की हो, या फिर ये कहिए कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष तक सेवा की हो, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में रहा हो, राष्ट्रपति की राय में क्या हो, एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो। इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं? इसका मतलब है कि जो योग्यता है, जो सीजीआई की योग्यता है,
वो वही योग्यता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की योग्यता है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है? वो बन सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसीलिए एक परंपरा है कि जो सबसे वरिष्ठ होगा वही बनेगा सीजेआई। अब सीजेआई का कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 65 वर्ष, यानी 65 वर्ष तक, यानी जब उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए तब तक वो सीजीआई के पद पे रहेगा, क्योंकि इसका निश्चित कोई कार्यकाल नहीं है। इसीलिए एक बार कोई व्यक्ति अगर सीजीआई बन गया तो वो तब तक रहेगा जब तक उसकी आयु 65 वर्ष कंप्लीट ना हो जाए। तो क्या 65 वर्ष शुरू से ही नहीं? आप देखेंगे तो अगर आपको वकील बनना है तो कितने समय में बनेंगे? तो पहले तो आप करेंगे ग्रेजुएशन। अब तो खैर 12वीं के बाद बीएलएलबी है, नहीं तो फिर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करेंगे। उसके बाद में आप करेंगे 5 साल प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करने के बाद में अगर आप पीसीएसजे के तहत जाते हैं तो भी आप लंबे समय तक, यानी 5 वर्षों तक आप क्या करो? न्यायाधीश के रूप में सेवा करो। कहाँ पे? उच्च न्यायालय में। अब उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए आपको लोअर कोर्ट में काम करना पड़ेगा या फिर उच्च न्यायालय में आपको वकील के रूप में काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब वहां पे 5 या 10 वर्षों के बाद में आप क्या करो? एक बेहतर न्यायाधीश के रूप में काम करो। तब आप कहां जाओगे? तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में आप पहुंचते ही आपसे सीनियर तो होंगे, आपको पहले क्यों प्राथमिकता दी जाए? तो इसलिए आप देखेंगे ये समस्याएं बननी है। तो जो वहां पे पहुंचते पहुंचते जो एज होती है वो मोस्टली 60 प्लस हो जाती है सबकी। 60 प्लस क्या, 64 तक लोग पहुंच जाते हैं, कुछ समय के लिए ही सीजीआई बन पाते हैं। तो ये एक होती है। तो इसीलिए इसका जो आयु रखा गया वो 65 वर्ष रखा गया, उनका कार्यकाल निश्चित नहीं रखा गया। अब इनको हटाया कैसे जाएगा? देखिए, इनको हटाने का प्रस्ताव महाभियोग जैसा होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसा होता है। हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन में आ सकता है। ठीक है। और दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा और विशेष बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति इसकी अनुशंसा करके वो मुख्य न्यायाधीश को हटा सकता है। ठीक है। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, बायोसिमिलर। क्या है बायोसिमिलर? तो बायोसिमिलर क्या है कि एक ऐसी जैविक दवा जो पहले से कोई जैविक उत्पाद है उसके समान है, यानी जो बायोटिक रूप से क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, बायोटिक रूप से सिमिलर है। ये चर्चा में क्यों आए? तो जो अमेरिका का खाद्य औषधि प्रशासन विभाग है उसने बायोसिमिलर दवाओं के विकास की लागत को और कम करने के उद्देश्य से नए मसौदों का दिशा निर्देश जारी किया है। और इस कदम से जो भारतीय कंपनियां हैं जो कि बायोसिमिलर दवाइयां या जेनेरिक मेडिसिन के लिए जो जानी जाती हैं उनको बहुत बेहतर लाभ होने की क्या कह सकते हैं, उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें जो इनका परीक्षण का जो नया वो आया है, जो नया मसौदा आया है, उससे जो परीक्षण की समय सीमा है, जो कहा गया कि परीक्षण दवाओं का परीक्षण कम से कम 5 से 7 वर्ष तक होना चाहिए, अब कहा गया 3 से 4 वर्ष के परीक्षण से भी आप मार्केट में दवाइयां ला सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा समय सीमा कम होगा, समय सीमा कम हो तो कंपनियों की लागत बढ़ेगी। तो क्या ये बायोसिमिलर दवाएं जेनेरिक दवाएं हैं? तो कहा गया नहीं, बायोसिमिलर दवाएं जेनेरिक दवाएं नहीं है। जेनेरिक दवाएं क्या होती हैं? जैसे कोई अगर पेटेंटेड दवा है, उसका पेटेंट खत्म हो गया, अब उसके पेटेंट को खत्म होने के बाद अगर कोई कंपनी किसी और नाम से सेम रासायनिक सूत्र का, सेम इंपैक्ट की दवा बनाता है तो उसे कहते हैं जेनेरिक दवाएं, जेनेरिक मेडिसिन। लेकिन बायोसिमिलर जो है कहते हैं ये जेनेरिक मेडिसिन नहीं है।
ये एक जीवित कोशिका से तैयार किया जाने वाले जटिल प्रोटीन होती हैं जो मूल दवा से अत्यंत समान होती हैं, परंतु पूरी तरीके समान नहीं होती हैं। वो ये जो है वो ये कोशिकाओं तक जाके काम करता है। ठीक है। बायोसिमिलर जो जो बायोलॉजिक्स के जीवित स्रोत जैसे कोशिका, ऊतक, सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, खमीर या प्रोटीन, शर्करा प्राकृतिक पदार्थों पर के संयोग से बने हैं, और यहाँ पे रासायनिक संयोग से बने होते हैं जेनरिक मेडिसिन। अगर लाभ की बात करें तो जो बायोसिमिलर है वो मूल तौर पर बायोलॉजिक्स की तुलना में कम लागत पर उपलब्ध होते हैं, जिससे मरीजों को किफायती उपचार तक पहुंचने में सुधार मिलता है। ठीक है। भारत की स्थिति बताएं तो भारत की जो फार्मा कंपनियां हैं उनके पास में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बायोसिमिलर बाजार का 5% से कम हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन और तेलंगाना की जीनोम वैली विस्तार के माध्यम से हम और इसे विस्तार कर रहे हैं। तो हम लोग वैश्विक मार्केट में जिस प्रकार से हमने जेनरिक मेडिसिन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और दुनिया के दवा खाना के रूप में भारत को जाना जाता है, उसी तरीके से आप देखेंगे कि हम आगे जो नए तरह की दवाइयां विकसित हो रही हैं उसमें भी हम काफी बेहतर काम कर रहे हैं। अब जो है इसका अनुप्रयोग कहाँ होगा तो बायोसिमिलर कैंसर, मधुमेह और स्वप्रतिरक्षी विकारों सहित विभिन्न दीर्घकालिक रोगों के उपचार में इसका जो है हम ये उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो चीनी दुर्लभ मृदा चुंबकों तक भारत की पहुंच। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि चीन जो दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल है उनके लिए एक समझिए कि एक बड़ा हब है। अब रेयर अर्थ मिनरल से लैपटॉप चलेगा, मोबाइल चलेगी, दुनिया में जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं और खास करके जिसमें ईवीज काफी बड़ी मात्रा में है और जहां पे बैटरी लग रही है, उन सभी के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल है उसमें भी विशेष तौर पर रेयर अर्थ मैग्नेट, दुर्लभ मृदा चुंबक, वहां पर जो चाइना है वो लगभग मोनोपोली रखता है। तो भारत का आयात करने के लिए भारत को सशर्त लाइसेंस जारी कर दिया गया है। ठीक है। आप देखेंगे कि ये जरूरी क्यों था। तो जैसे ही अमेरिका के साथ में जो ट्रेड वॉर शुरू हुई, अब उस ट्रेड वॉर के बाद में आप देखेंगे कि एक ऐसी व्यवस्था हुई जहां पर कि जो अमेरिका था, अमेरिका एक जब ट्रेड वॉर शुरू हुई तो उसने चाइनीज सामानों पर बड़ी मात्रा में प्रतिबंध लगाए, बड़ी मात्रा में आयात शुल्क लगाए। वहीं अगर देखा जाए जो चाइना था उसने इसका जो है तोड़ क्या निकाला, तो उसने रेयर अर्थ मिनरल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। इससे क्या हुआ, दुनिया के जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट थे उन पर एक बड़ा संकट आ गया। अभी क्या हुआ है कि जो चाइना है और अमेरिका है उसके बीच में एक व्यापारिक समझौता हुआ है और कहा गया कि जो बीजिंग है यानी चाइना की राजधानी है उसने इस निर्यात नियंत्रण को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, यानी स्थायी रूप से निलंबित नहीं किया है। और उसके बाद चाइना ने भारत को भी ऐसी एक जो है सुविधा दी है, भारत को भी ऐसी एक सुविधा दी है। अब ये क्या है, एक अस्थायी चुंबक के सबसे मजबूत प्रकार है जैसे NdFeB, वो वहीं पर क्या कहते हैं जो रेयर अर्थ चुंबक हैं वही से इसका निर्माण होता है। पावर स्ट्रीमरों, ब्रेकिंग और वाइपर सिस्टम के लिए इन्हें काफी इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि भारत में जब आयात आसान होगा तो भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का जो उत्पादन है उसे और बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ में भारत के लिए जो आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल है उनमें जो हम कह सकते हैं कि जो हम अभी तक जो रेयर अर्थ चुंबक खोज रहे हैं अभी हमने पाया नहीं, उसके लिए भी हमें समय मिल गया है। ठीक है, ये चीजें। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र जो नई दिल्ली में हुआ है। ग्लोबल साउथ और समावेशी सौर क्रांति के नेतृत्व का आग्रह जो है द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे कहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो आप देखेंगे इंटरनेशनल जो है सौर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है वो एक सनराइज पहल की शुरुआत की है। क्या सनराइज पहल की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य है सौर क्षेत्र में पुनर्चक्रण, नवाचार और हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य सौर अपशिष्ट के सतत प्रबंधन के माध्यम से पुनर्चक्रण, नवाचार और हरित रोजगार का सृजन करना। अब यहाँ पे आपको सनराइज का फुल फॉर्म याद करना है। और अब जो है जैसे आ गया एक प्रश्न आया कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 8वें सत्र में सनराइज शब्द काफी चर्चा में रहा, यह संबंधित है। अब आपको यहां पे ये चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मोदी जी ने एक पिछली जो बात कही थी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये क्या है, विभिन्न महाद्वीपों के बीच में रीजनल सोलर इंटरकनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए एक विशेष वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोग्राम शुरू किया गया था। कि दुनिया में ऐसा नहीं है कि सूरज कभी डूबता है, बस एक जगह सुबह होती है दूसरी जगह शाम होती है। तो यानी भारत में अगर सुबह है तो भारत में सौर ऊर्जा आ रही है, तो भारत इतना सौर ऊर्जा बनाए कि अपने साथ साथ वो दुनिया में उन देशों में भी जहां रात है वहां पे ऊर्जा का स्थानांतरण करे, और जब भारत में रात हो तो वो देश भी क्या करें, भारत में ऊर्जा को भेजे। इस योजना में एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका के बीच मुख्य रूप से ट्रांसमिशन लिंक पहचान की गई है, जिससे अगले 2 से 3 वर्षों में हम कितना इसको ज्यादा लागू कर सकते, कितना व्यवहारिक है, इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब ISA ने ग्लोबल सोलर ट्रेड्स पर रिपोर्ट जारी की है। ये उस रिपोर्ट की कुछ बातें यहाँ पे हैं, हाँ आपको वो चीजें एक बार पढ़ लेनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन क्या है, 2015 में पेरिस संगठन भारत और फ्रांस ने मिलकर के UNFCCC के जो 21वां सम्मेलन था, जिसमें आपको बताया था कि NDC साइन हुआ था विभिन्न देशों का, उसी में हमने फ्रांस के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया था, जिसका मुख्यालय हम गुरुग्राम में बनाए थे। अभी तक 125 सदस्य इसके हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, जो मिलकर विश्व भर में स्वच्छ, किफायती और विश्वसनीय सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रेरक वित्त केंद्र, जिसका उद्देश्य लगभग 2030 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना, वैश्विक क्षमता और डिजिटलीकरण, क्षेत्रीय और देश के स्तरीय सहभागिता और टेक्नोलॉजी रोड मैप और नीति जैसी चीजों पर काम करने का है। आपको पता ही है, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि भारत में जो सौर ऊर्जा है वो जो है भारत लगातार जो नवीकरणीय ऊर्जा में बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। वर्तमान में उसका रैंक जो है वो 4th है, पवन ऊर्जा में 4था है, सौर ऊर्जा में 3रे स्थान पर
है। ठीक है, और भारत में लगभग 50% से अधिक हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने इस पे चर्चा की थी, आप जाकर उस चर्चा को देख सकते हैं। इसके लिए जो हमने योजना बनाई क्या थी, तो राष्ट्रीय सौर मिशन, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना, सौर पार्क योजना और सौर विनिर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये सारी चीजें हमने किया। अब इसकी चुनौतियां और अवसर को हमने थोड़ा सा यहाँ पे बताया है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं और अगर प्रश्न आता है मेंस में तो वो चीजें, ये चीजें आपको वहां पे काम देंगी। ठीक है, प्रश्न आया है कि 2016 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन प्रारंभ किया गया। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों द्वारा किया गया। तो हमने कहा था कि भारत फ्रांस ने मिलकर किया, तो यानी ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 1 सही। ठीक है, चलिए अब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, इसके बारे में जो आज ये न्यूज है, थोड़ा सा इसका सेंस अलग है, लेकिन पिछली क्लास में हमने आपको इसके बारे में चर्चाएं कर ली हैं। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप लिंक जो है ग्रुप पे हम आपको शेयर कर देंगे। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि हर लिंक में मैं पिन नहीं कर पा रहा हूं तो कोई बात नहीं है, हम चैनल के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के लिंक्स आज पिन कर देंगे और आप सभी लोग वहां से जाकर के इनसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए 2012 में आया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रशिक्षित सामुदायिक कार्यकर्ता आशा का निम्नलिखित कार्यों का जो है में से कौन सा है। तो स्त्रियों की प्रसव पूर्ण देखभाल करना बिल्कुल करना, गर्भावस्था में प्रारंभिक संसूचना के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना बिल्कुल करना, और पोषण एवं प्रतिरक्षा के विषय में सूचना देना बिल्कुल करना, बच्चे का प्रसव कराना ही ये आप देखेंगे तो इसके लिए एएनएम है या फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल है, तो चौथा नहीं है, तो 1 2 3, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 2015 में प्रश्न आया था कि सर्विस स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपनी परिसीमा है, क्या आपके विचार में खाई पाटने में निजी क्षेत्र सहायक हो सकते हैं, आप अन्य कौन से व्यवहार उपाय सुझाएंगे। ये मेंस के प्रश्न है। अगर आपने जो है पढ़ रखा है साइंस एंड टेक तो और सोशल जस्टिस, तो आप इस पे एक बार जरूर ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा, और नहीं तो फिर हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि आरबीआई का जो स्वर्ण भंडार है वो $100 बिलियन से अधिक का हो गया है, यानी $108 बिलियन का हो गया है। आरबीआई जो फॉरेक्स रखती है वो सोना के तौर पे, डॉलर के तौर पे, और आप देखेंगे कुछ विदेशी मुद्रा के तौर पर भी रखती है। देखिए कि भारत धीरे धीरे डॉलर के जो क्या कहते हैं भंडार है उसको बेच रहा है और सोना अपना धीरे धीरे वापस ला रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारत के आरबीआई के पास में जो कुल अभी सोना कहा जाए तो 880.8 टन सोना था, जिसमें से 575.8 टन सोना भारत ने जो है विदेशों में रखा, बैंक ऑफ इंग्लैंड में। अभी जल्दी हमने कहा कि हमने उसे वापस बुलाया है। अब हम जैसे जैसे अपने सोना बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम सोने पे, अब देखिए डॉलर पे हमारी निर्भरता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम जाती है। अब वैश्विक अनिश्चितता, अब जैसे डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है तो हम लोग जो वैश्विक अनिश्चितता है तो हम उससे बच सकते हैं। अगर सोचिए कि हमारा सोना ब्रिटेन में जमा है और कल को अगर हमारी चाइना से कोई युद्ध हो गया, कोई पाकिस्तान से युद्ध हो गया और उन देशों ने क्या किया कि हमारे सोने पर बैन लगा दिया कि हम उन सोने का उपयोग नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते थे,
तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास सोना रहेगा तो हम उसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें। अब भारत में अगर कहा जाए तो भारत में आरबीआई स्वर्ण भंडार बनाती है। ठीक है, एसडीआर जो आईएमएफ की मुद्रा है वो सारी करती है। और भारत में अगर देखा जाए तो जो आरक्षित अंश स्थिति है यह किसी देश के आईएमएफ के कोटे और आईएमएफ द्वारा उस देश के मुद्रा होल्डिंग के बीच में अंतर होता है, जिसे देश बिना कठोर शर्तों को निकाल सकते हैं, जब चाहे तब वह निकाल सकता है। ठीक है, तो अगर देखिए तो क्या क्या भारत ने अभी भारत ने क्या क्या वो किया है, आप कहेंगे कि जो विदेशी मुद्रा है वो 570.411 अरब अमेरिकी डॉलर है। यानी अभी भी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सबसे अधिक हैं। अगर स्वर्ण भंडार देखा जाए तो 108.546 अरब अमेरिकी डॉलर है। एसडीआर देखा जाए तो 18.711 अरब डॉलर, और आईएमएफ में हमने जो आरक्षित स्थिति है वो 4.602 अरब अमेरिकी डॉलर है। ये चीजें। अगर प्रश्न देखा जाए तो उस समय पर जो है 2014-15 में संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना था कि आप सोने को लाइए और आप उसके बदले में चाहे आप बॉन्ड ले जाइए चाहे आप पैसा ले जाइए। ठीक है, तो आप बॉन्ड लेके जाएंगे तो वो बॉन्ड ही है जो आपके सोने इतना वैल्यू रखता है। यानी आपको अगर वो सोना जब बेचना है तब उस डेट का जो सोने का मार्केट रेट है उसके हिसाब से खरीदा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि जो भारत के गृहस्थों के पास में जो निष्क्रिय सोना पड़ा था उसे अर्थव्यवस्था में लाने के उद्देश्य से लिया गया। ठीक है, तो बिल्कुल स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहन करना, इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है। और स्वर्ण आयात पर जो भारत की निर्भरता है उसमें कमी लाने के लिए किया गया था, क्योंकि जो हाउस होल्ड का सोना था वो भारत में आ जाता। ठीक है, अगला प्रश्न था कि भारत में विदेशी मुद्रा आरक्षित कौन से मत समूह सम्मिलित हैं। अभी आपने देखा कि क्या है, तो विदेश संपत्ति है, आरबीआई द्वारा धारित सोना है, और एसडीआर जिसे आप कहते हैं स्पेशल राइट विशेष आहरण अधिकार। ये चीजें। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब 2015 में प्रश्न आया था कि सोने के लिए भारतीय उन्माद ने हाल ही के वर्ष में सोने के आयात में उछाल उत्पन्न कर दिया है। अभी देखिए रिसेंट में सोने का दाम लगभग 1 लाख पार कर चुका, 1.25 लाख के आसपास आ गया। तो ऐसे प्रश्न एक बार फिर से बनने की संभावना है। ठीक है, और कहा गया कि इससे जो भुगतान संतुलन है ये बड़ी समस्या, क्योंकि हम ज्यादा सोना खरीदेंगे विदेश से और ज्यादा सोना खरीदेंगे तो उसके लिए हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब हम ज्यादा पेमेंट करेंगे और उतना बेचेंगे नहीं तो हमारा जो भुगतान असंतुलन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसको देखते हुए जो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना था उसने क्या किया कि जो भारत में जो गृहस्थों के पास में जो निष्क्रिय सोना था उसको इकोनॉमी में लाने की जो एक पहल थी, हालांकि ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ये सोच सकते हैं क्योंकि उनके पास पत्नी है लेकिन उनके साथ नहीं रहती है। भारतीय स्त्रियों का जान ले लोगे लेकिन सोना लेने जाओगे तो वो फिर समस्याएं हो जाएंगी। और अगर शादीशुदा है, पति मांग ले तो 2, 4, 6, 10 दिन तो खाना मिलने से रहा। तो कहीं न कहीं से एक बड़ी समस्या है। अब आते हैं पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना। फास्फेट और पोटाशिक यानी पीके, नाइट्रोजन नहीं, उर्वरकों पर हमने जो है सब्सिडी की दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह होता क्या है कि हम लोग जो मुख्य रूप से अपनी फसलों में जो देते हैं वो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, एनपीके। और
कुछ स्तर तक अब हमने सल्फर देना शुरू किया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तो इनकी जो अधिक मात्रा में उसका प्रयोग होता है उसको नियंत्रित करने, और दूसरा जो इनका दाम है, जो उनका मूल्य है, उसको जो है नियंत्रित करने के लिए एक तरफ तो हमें किसानों को सब्सिडी देनी है, दूसरे हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि इस सब्सिडी के कारण किसान इसका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने ना लगे। इसके लिए और खास करके पारदर्शिता हो, वित्तीय अनुशासन हो, सब्सिडी में सतत प्रबंधन हो मिट्टी का, इस उद्देश्य से हमने ये सारी चीजें शुरू की। ठीक है। अब यूपीएससी में वही प्रश्न आया था कि जो है भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आप कहेंगे कि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों पर खुदरा मूल्य बाजार संचालित करता है और भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सीधे सीधे गलत है। अमोनिया और यूरिया बनाने का, अमोनिया जो यूरिया बनाने का काम करती है, जो एक प्राकृतिक गैस उत्पन्न होता है। सल्फर और फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है जो तेल शोधन कारखानों से उत्पादित होता है। तो आपने देखा कि पहला क्या है कि अभी आपने देखा कि जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो ये बाजार नियंत्रित कैसे हो गया? ठीक है। अमोनिया से ही यूरिया बनता है और अमोनिया आप सभी जानते हैं प्राकृतिक गैस है। अगर आपको अमोनिया कैसी महकती है ये जानना है तो या तो आप जहां पे खाद रखा है उस गोदाम पे चले जाइए या फिर आप पब्लिक वॉशरूम चले जाइए, आपको अमोनिया की महक समझ में आ जाएगी। तो ये सही है। सल्फर और फास्फोरिक अम्ल और जो है उर्वरक के कच्चा माल है तेल शोधन कारखानों में जो उत्पादित है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2016 में नीम लेपित यूरिया था। तो इसके लिए आप देखेंगे तो इसमें मृदा में जो यूरिया की घुलने की दर थी उसमें कमी लाने के लिए इसको लाया गया था, जिससे क्या हो कि ये धीरे धीरे घुले और उतना घुले तो धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, वो इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। इसी उद्देश्य से लाया गया था कि नाइट्रोजन फालतू में न जाए। मेंस का प्रश्न देख लेते हैं। तो सहायकी सस्यन प्रारूप, सस्यन यानी मत्स्य पालन, सस्यन विधि और कृषकों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है? लघु और सीमांत किसानों के लिए फसल बीमा, एमएसपी और फूड प्रोसेसिंग का क्या महत्व है? तो बिल्कुल आप इसका महत्व बता सकते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो ये प्रश्न बहुत आराम से कर जाएंगे। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा कीमत सहायकी के प्रतिस्थापन भारत की सहायकी के परिदृश्यों में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकता है? चर्चा कर 2015 का प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय व राजकीय स्तर पर कृषकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएं कौन कौन सी हैं और कृषि आर्थिकी सहायता व्यवस्था को उसके द्वारा उत्पन्न विकृति के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है। तो ये चीजें दिल्ली में अटल कैंटीन योजना शुरू हुआ है, 5 रुपए में भरपूर पौष्टिक भोजन। तो ये चीज जान लीजिए। और जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन बंद करे पाकिस्तान, ये भारत का बहुत ही ज्यादा, जो कहते हैं ना यूनाइटेड नेशन में हमने कहा, तो कहा गया कि ये पहली बार था, पहली बार नहीं, ये एक उस चीज का काउंटर है कि अब हमने कश्मीर में अपना जो है बेहतर काम किया है, हमने लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया है, हमने शांतिपूर्ण कश्मीर का जो हमने एक जो हमारा उद्देश्य था हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और उसी समय कश्मीर में जो कि एक प्रदर्शन हो रहा था जिसमें जो पाकिस्तानी सेना थी वो एक बर्बर तरीके से पेश आई, तो भारत ने इस पर जो सवाल उठाया है ये एक बहुत जबरदस्त सवाल के रूप में उभरा है। ठीक है। और शेंजेंग 21 यान से जो कहते हैं ना कि चाइना ने 4 चूहा और 3 यात्रियों को 3.5 घंटे में
अंतरिक्ष केंद्र तक पहुंचा दिया। ठीक है, अपने अंतरिक्ष केंद्र तक पहुंचा दिया। तो ये दुनिया का अब तक का सबसे ज्यादा तेजी से पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लोग जाएंगे, 60 दिनों से अधिक रहेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये एजेंसी ऑफ बीस से सवार होकर धरती पर वापस आएंगे। ठीक है, सॉरी 7 दिनों तक रहने की संभावना है। ठीक है, चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर से, तब तक जुड़े रहिए अद्वैत आईएएस के साथ में। नमस्कार।